हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर पार्ट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, कौन से मेटल्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, ये बात अपन ने देखी। अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर ये नोटिस किया, ये अपन ने देखा था कि सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड देखा हमने। एडिशन कंपाउंड, मोलिकुलर कंपाउंड बोलते हैं उसको। उसके टू टाइप होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट, अगर डबल सॉल्ट को पानी में डिसोल्व करता हूं तो क्या होगा, वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देता है, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करता हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, बनाकर रखता है, लॉस्ट नहीं करता है, उसको बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। या फिर और क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अपने लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के बारे में बात करी, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बात के अंदर। फिर अपन ने किया शुरू क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, और उसमें फर्स्ट अपने हेडिंग लिखा था बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। लिगेंड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है दोस्त, लोन पेयर देने की औकात। कोई भी लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये उसकी औकात होती है, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी में अपने मोनोडेंटेड लिगेंड देखा, अपने बाईडेंटेड लिगेंड देखा, और अपने देखा पॉलीडेंटेड लिगेंड। उसमें एक एग्जांपल था, बहुत फेमस एग्जांपल, ईडीटीए, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। याद रखना दोस्त, काफी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इतने सब कुछ लिगेंड के बारे में बात करने के बाद में आज अपन थोड़ा सा बच्चा कुछ लिगेंड और पढ़ लेते हैं, फिर आगे का फर्दर कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए, अगला लिगेंड दे रखा मैंने एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट जो मैं लिखा कौन सा लिगेंड है दोस्त, वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। यार अब ये कौन सा लिगेंड, किस टाइप का लिगेंड है एम्बीडेंटेड? बिल्कुल सिंपल है यार। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जैसे अगर किसी लिगेंड के अंदर 3 या 4 ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं, किसी भी लिगेंड के अंदर 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ लिगेंड इन विच 2 एटम्स कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, बट एट द टाइम, किसी एक रिएक्शन के टाइम पे या फिर किसी लोन पेयर डोनेशन के टाइम पर, एक ही एलिमेंट या फिर एक ही ग्रुप अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दूसरा कर तो सकता है लेकिन कर नहीं पाएगा। एक टाइम पर एक ही डोनेट करता है। इसी प्रोसीजर को, इसी फिनोमेना को बोलता हूं मैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलता हूं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल लिखे, आपने साइनाइड तो नाम सुना ही होगा, बाकी सब छोड़ो। साइनाइड, Cn, साइनाइड Cn माइनस होता है। ठीक है, इसमें देखना, कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर या तो कार्बन डोनेट करेगा फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकता है। उसी को मैं बोलता हूं एम्बीडेंटेड लिगेंड। आप एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल देखो दोस्त, ये मेटल है, कार्बन डोनेट कर रहा है मेटल को, मैंने क्या बोला इसको, साइनाइडो। क्या बोले इसको, साइनो बोल सकता हूं और बोल सकता हूं साइनाइडो, और इसका नाम लिखा मैंने ऑब्लिक करके, स्लेश करके, साइनाइडो सी। क्योंकि देखना, सी जो है कार्बन वो डोनेट कर रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया साइनाइडो सी। या फिर एनसी, एक तो हो गया साइनाइड, ये हो गया आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड तो क्या लिखा, आइसोसाइनाइडो। या फिर मैंने और क्या नाम लिखा, साइनाइडो एन, क्योंकि बेसिकली इस बार कौन डोनेट कर रहा है, इस बार नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर को। तो देखना, आपको चाहे ये नाम याद रहे या फिर ऑब्लिक वाला ये याद रहे, जो याद रहे आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान है। एक बार जैसे साइनाइड हो गया तो आइसोसाइनाइड हो गया। इसी से अगला एग्जांपल देखो भाई, ये आपका है OCN। यहाँ पर डोनेशन का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, तो नाम होगा साइनेटो या फिर साइनेटो O। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन को इस तरफ फेर दूं, नाइट्रोजन डोनेट करने का काम करता है, तो नाम होगा आइसोसाइनेटो या फिर साइनेटो N, क्योंकि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। बिल्कुल सिंपल नाम है, कोई हाईफाई नहीं है। अगला देखो थायोसाइनेट, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। तो देखो थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो S, आइसोथायोसाइनेटो या फिर आइसोथायोसाइनेटो N। क्लियर? अच्छा, आइसो आइसो नहीं बोलते, थायोसाइनेटो N बोलते हैं। ओके, आगे देखो, ये आपका होगा नाइट्राइडो या फिर नाइट्राइडो O। देखो, नाइट्राइडो या फिर नाइट्राइडो O, और ये होगा आपका नाइट्रो, इसको और क्या बोलते हैं, NO2 माइनस को नाइट्रो बोलते हैं, या फिर बोल सकता हूँ नाइट्राइडो N। तो जो भी आपको सुटेबल नाम लिखे, वो सारी बात आप याद रख लेना इस तरीके से। ठीक है, ये आपका लिगेंड हो गया, कौन सा टाइप का, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब देखना, मैं आपको लिगेंड की क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ। लास्ट अपन ने क्या शुरू किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, उसी के अंदर आगे अपन फर्दर बात करते हैं। और क्या बात करते हैं, देखो भाई, अब मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन का सेकेंड टाइप, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग and accepting nature and electron accepting nature। लास्ट अपन ने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, उसमें लिखा था फर्स्ट बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी,
डेंटिसिटी अपने सारी कवर कर ली, एकदम से खा गए सारी चीजों को, डेंटिसिटी को, है ना, वो सारी बातें अपने कवर कर ली। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर। अच्छा, आपके लिए मैं एक बात बताता हूँ, सबसे पहले तो जनरली जो लोन पेयर होता है, सॉरी जनरली जो लिगेंड होता है, वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। क्या करता है दोस्त? इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है। तो इसमें मैं टाइप लिखता हूँ, देखना फर्स्ट टाइप, जैसे 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्त? 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं देखना। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये होता है क्लासिकल लिगेंड। कौन सा होता है? क्लासिकल लिगेंड, या फिर मैं इसको और बोल दूं नॉर्मल लिगेंड, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो वो लिगेंड, नॉर्मल लिगेंड। नाम काफी अच्छा है भाई, क्लासिकल, है ना, क्लासिक का काम करता है, एकदम परंपरागत रूप से सारा काम करता था क्लासिकली, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर को डोनेट करने का काम करता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था कि कोई भी जो मेटल होती है, सेंट्रल मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और लिगेंड क्या करता है? डोनेट करने का काम करता है। इसी तरीके से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सारी बात अपन ने कल लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। अब देखना, तो लिगेंड का जनरली काम क्या होता है? लोन पेयर को डोनेट करना। ये कुछ इसी टाइप का होता है, जो क्लासिकल लिगेंड है या फिर जो नॉर्मल लिगेंड है, ये क्या करता है? डोनेट्स देयर लोन पेयर, और क्या बना देंगे? फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। इसी को मैं बोलता हूँ क्लासिकल लिगेंड। क्या बोलता हूँ? क्लासिकल लिगेंड। एग्जांपल्स अपने जितने भी सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, वो सारे एग्जांपल्स क्या है? क्लासिकल के हैं। कुछ को छोड़कर मैं आपको लिखा देता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा NH3 O2 NH2 माइनस OH माइनस H2, दीज ऑल आर क्लासिकल लिगेंड। ये सारे किसके एग्जांपल्स है? क्लासिकल लिगेंड के एग्जांपल है। बिल्कुल क्लियर कहानी है ना भाई, ये अपने एग्जांपल है क्लासिकल लिगेंड। सेकंड टाइप जो आता है, अच्छा क्लासिकल का कोई ऐसा फंडा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, फंडा नॉर्मल है। लिगेंड अपना काम करता है, लिगेंड का काम है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर देता है, क्लासिकल या फिर नॉर्मल लिगेंड। सेकंड टाइप जो इसका आता है वो आता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। सेकंड नाम क्या बोलते हैं इसको? वो बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। कितना अच्छा नाम है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। या फिर इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर। या फिर इसको मैं और बोल दूं पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलता हूं? पाई एसिड लिगेंड। अब नाम जरूर से याद रखना इनको, पाई एक्सेप्टर बोल दो, पाई एसिड लिगेंड बोल दो, या फिर बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। बेसिकली क्या मतलब इसका, देखिए समझते हैं। तो ये होता है दिस टाइप ऑफ लिगेंड विच डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर and also accepts the electron in pi orbital is known as non-classical ligand। यार ये क्या लिखा सर आपने? इधर देखो, जनरली लिगेंड का काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना। ये भाई साहब अपने रिटर्न गिफ्ट मांगने वाले हैं। मैंने तेरे को शादी में गिफ्ट दिया, तो भी मुझे वापस शादी में गिफ्ट करेगा, रिटर्न गिफ्ट मांगता है ना। तो अगर शॉर्ट में लिखना चाहते लिखते हो रिटर्न गिफ्ट मांगने वाले, ये क्या करते हैं? रिटर्न गिफ्ट मांगते हैं, इनको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। क्या भाई? रिटर्न गिफ्ट चाहिए। लो भाई, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया बर्थडे पर, तू भी मेरे लिए वापस गिफ्ट ले आएगा, वरना मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। कुछ इस टाइप का कंपाउंड, इस टाइप का लिगेंड होता है। देखो कैसे करेंगे। अच्छा देखो भाई किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। बेसिकली मैंने क्या लिखा था ना, दिस टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड आल्सो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन पाई ऑर्बिटल। यानी अपने सिग्मा डोनेट करते हैं, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए सिग्मा लोन पेयर, यानी लोन पेयर डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और वापस पाई के अंदर क्या करते हैं? अपने जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो लोन पेयर डोनेट भी करते हैं और वापस एक्सेप्ट भी करते हैं। इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। बेचारा ये क्या करता है, ये जो है इस क्लासिकल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जो परंपरा से सारी बातें चली आ रही थी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है,
कुछ स्पेशल टाइप का है, खुरापाती टाइप का है, अपने मन से कुछ बातें करना चाहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड या फिर पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर। बेसिकली पाई के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई एसिड, या फिर जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एसिड। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये पाई एसिड बन चुका है या फिर पाई एक्सेप्टर बन चुका है या फिर नॉन क्लासिकल लिगेंड इसका नाम हो गया। किस तरीके से सारा काम करता है चलिए समझते हैं अपन। पहले इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कौन होंगे इसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। इसका एग्जांपल होगा कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया और नाइट्रोसोनियम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये किसका एग्जांपल है, नॉन क्लासिकल एग्जांपल है। अच्छा ये बॉन्डिंग होती कैसे, मैं कार्बोनिल का एग्जांपल ले रहा हूँ देखना। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, जैसे ये अपना मेटल है और ये अपना हो चुका है कार्बन, इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग। ओके अब देखो इनका ऑर्बिटल्स बना देता हूं मैं। अब देखिए दोस्त किस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये कार्बोनिल का कार्बन मेटल को कर रहा है लोन पेयर डोनेट, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नॉर्मली देखो ओवरलैपिंग हो रही है, सिंपल ओवरलैपिंग, तो कौन सा हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना ये क्या करता है, ये अपना रिटर्न देखना, इसने इसको दिया है सिग्मा, ये वापस क्या करते हैं, पाई एक्सेप्ट करते हैं, पाई अपने पाई ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अपने पाई ऑर्बिटल के अंदर। और ये पाई कौन सा होता है, ये अपने एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, किसके अंदर, एबीएमओ। अगर आपने कभी एमओटी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर दो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो बीएमओ, एक होता है एबीएमओ। बीएमओ लोअर एनर्जी का होता है, एबीएमओ हायर एनर्जी का होता है। तो ये एबीएमओ के अंदर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या कहानी होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला पहले मैं बात करता हूँ बॉन्ड ऑर्डर की, किसकी बात करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर की। अगर मैं एमओटी की बात करूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसके अंदर टू टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक आपको बनता है बीएमओ, एक आपको बनता है एबीएमओ। ये दो ऑर्बिटल्स बनते हैं। बीएमओ देखो लोअर एनर्जी का होता है बीएमओ और हायर एनर्जी का होता है एबीएमओ। ये का मतलब क्या हो गया दोस्त, एनर्जी कम एनर्जी का बीएमओ, ज्यादा एनर्जी का एबीएमओ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किसमें करता है, एबीएमओ, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ पाई स्टार। बेसिकली एमओटी के अंदर जितना भी हायर एनर्जी का होता है उसको बोलता हूँ स्टार से डिनोट करता हूँ, सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार से। अपन लिख दे इसको पाई स्टार। आप तो इतना समझो, बाकी सब छोड़ो। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। देखना एनबी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, और एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। ये इसका होता है फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का। तो वैसे कुछ कहानी आप इतना समझ लो, मेरे पास में जैसे लेट सपोज मेरे पास में कुछ बॉन्ड ऑर्डर पहले ऐसा आ रहा था, ये हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ मान लो 10 है, और नंबर ऑफ एबीएमओ जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मान लो कि 4 थे। अभी एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन 4 है और बीएमओ के इलेक्ट्रॉन 10 है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो आपका आ रहा है वो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा दोस्तों, आपका बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है 3। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 की, देखो ठीक है भाई 6/2, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका, ओके। लेकिन अगर मैं एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन थोड़े से बढ़ा देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एबीएमओ एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर मैं एबीएमओ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूं तो बीएमओ में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कर दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 था, अब आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो चुका है, यानी कुल मिलाकर देखो आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, या फिर ऐसे देखो, पहले ऐसे लिख देता हूं, CO accepts इलेक्ट्रॉन इन ABMO, और जब ABMO एक्सेप्ट करेगा देन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज। तो क्या होगा, इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी कार्बन और ऑक्सीजन की, CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, कार्बन से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक बात अपन यहाँ लिखी, ये मैं सारा मिटा देता हूँ, अपने सारा समझ लिया इसलिए।
ठीक है, फर्स्ट बात मैंने ऐसे लिखी। अब देखो और देखना, और बात बताता हूँ। एक तो आपने इतना सीखा भाई कि सीओ की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, दो बात अपने समझ ली। किसकी वजह से? इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अभी सारा बात बताता हूँ मैं आपको। आगे देखो, मेटल और कार्बन के बीच की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक तो सिग्मा और दूसरा पाई, यानी कुल मिलाकर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है ना। ऐसे देखो, मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर is produced between मेटल एंड कार्बन। और देखो, अगर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कुछ ये प्रॉपर्टी अपने सामने आती है, देखना। बहुत अच्छी बात बताता हूँ यहाँ पर। देखो बहुत सारी चीज समझ में आती है हमें भाई। देखो, जब ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और जब इनका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। किसकी? कार्बन और ऑक्सीजन की। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी और डिस्टेंस कम हो जाएगी। उनकी डिस्टेंस कम यानी लेंथ कम और बॉन्ड डिस्टेंस की ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाती है और बॉन्ड डिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। इस ओवरऑल इसको पूरे को बोलते हैं, देखना, बैक बॉन्डिंग। ये जो अपने कर बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, या फिर इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो देखना, मैं ऐसा लिखता हूं, सिनर्जिक बॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल है किसके? देखना, सिनर्जिक बॉन्डिंग किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो मैं कुछ बात बताता हूं। देखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होगी आपके मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के और मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ के। इनके तो क्या है? प्रोपोर्शनल है। आगे देखो और बात करता हूं, प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ के और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग का ओवरऑल पूरा प्रोसीजर हमारे सामने आता है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, नॉन क्लासिकल लिगेंड शो करते हैं, है ना। बहुत आसान कहानी है, वापस देख ले एक बार भाई। दिस टाइप ऑफ लिगेंड विच डोनेट्स देयर लोन पेयर एंड आल्सो एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इन पाई ऑर्बिटल। कौन से के अंदर करते हैं? एबीओ में। जब एबीओ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ओवरऑल बताता हूं, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ सीओ की बढ़ती है। तो देखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, यानी देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ सीओ की, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि कम हो रही है। इसी तरीके से मेटल कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, और उस मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर की वजह से क्या हो रहा है दोस्त? बॉन्ड स्ट्रेंथ तो अच्छी हो रही है लेकिन बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो रही है। तो इसके सिनर्जिक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल के अंदर। ये कुछ हमारे लास्ट में अंदर फॉर्मूला आता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो रही है। अब और बात करते हैं, आगे बात करते हैं कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये दो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से इनको डील करना है। अगर आपने ये सीख लिया, आपका सारा ना काम होने वाला है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूँ। उसके लिए पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि फिर अपन काम आसानी से करते रहें। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात मैं आपको बताता हूँ पहले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको इतना करना है, ऐसा लिखना है, डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू उसका नंबर प्लस फिर डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू उसका नंबर डैश डैश डैश। जितने टाइप के लिगेंड दे रखे हैं उसकी डेंसिटी और उसका नंबर आपको करना पड़ेगा। उससे आपको क्या आ जाएगा? आपका आने वाला कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपका तरीका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। ऑक्सीडेशन नंबर का तरीका मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूं। तो पहले एग्जांपल से देते सारे एग्जांपल देखो, मैंने ऐसा लिखा,
चलिए दोस्त अपन एग्जांपल्स लिख दिए, उन एग्जांपल्स के अपन क्या करेंगे, एक तो आपको निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट और एक आपको निकालना कोऑर्डिनेट नंबर। ये दो बातें आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इनका नोमेनक्लेचर या फिर आगे के जो भी फर्दर कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है, आपको ये दो चीजें 100% तरीके से आनी चाहिए, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्त किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आपको एग्जाम को डील कैसा करना है, एग्जाम्पल को कैसा डील करना है, तो देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू उसका नंबर प्लस डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू उसका नंबर। एक कब फॉलो करना आपको, अगर आपको एक ही टाइप का लिगेंड दे रखा है तो उसके डेंसिटी और उसका नंबर, अगर आपको टू टाइप के लिगेंड दे रखे हैं तो इस तरीके से आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू नंबर को ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे करता है, मैं आपको करवाता हूँ। पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। लिगेंड कौन सा होता है, ये वाला लिगेंड अपना साइनाइड जो लिखा है अपना क्या लिगेंड है, और इसका नंबर दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली, मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर सारे लिगेंड्स के नाम, उनकी डेंसिटी, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है सब कुछ बता रखा मैंने, वो आपको दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। अगर वो आपको सारा काम है, आपको बाकी वाला सारा काम इजीली होने वाला है। तो देखो ये साइनाइड होता है, ये होता है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। तो डेंसिटी उसकी कितनी है 1 इंटू उसका नंबर कितना है, नंबर उसका 6 है। डेंसिटी ऑफ लिगेंड इंटू नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया दोस्त, इसका कोऑर्डिनेशन हो गया 6। तो पहले सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसकी भी बात करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्त कैसे बात करेंगे, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए वही सेम प्रोसेस है। दो टाइप के लिगेंड है, डेंसिटी कितनी है 1 इंटू उसका नंबर प्लस डेंसिटी कितनी है 1 इंटू उसका नंबर 4, इनको जोड़ना होता है आपको। तो 2 + 4 कितना हो चुका है दोस्त, 6 हो चुका है। इस तरीके से आपको काम करना है, कितनी डेंसिटी है इंटू उसका नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करके डेंसिटी इंटू उसका नंबर मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट नंबर इसका 6 आ गया। आगे देखो इसके कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट नंबर कैसे निकालेंगे, वही देखो वही डेंसिटी 1 है इंटू उसका नंबर कितना है, नंबर दे रखा 6, बस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ सारा उसका नंबर है, कोऑर्डिनेट नंबर उसका हो गया 6। आसान है ना। आगे देखिए फिर इसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका कितना आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको देखना डेंसिटी, इसकी डेंसिटी होती है 2 इंटू नंबर कितना है 2 प्लस 1 इंटू 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना दोस्त 6 है, क्योंकि EN इथाइलिन डाइअमीन की डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है, याद रखना इथाइलिन डाइअमीन डेंसिटी 2 है, तो 4 तो इसकी हो गई और 2 इसकी हो गई, टोटल हो गई 6 कोऑर्डिनेट नंबर। आगे देखो दोस्त FeCO5, तो डेंसिटी इसकी कितनी होती है, डेंसिटी होती है 1 और 5 नंबर दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट नंबर होगा इसका 5। आसान है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सारी कहानी आसान एकदम टॉप क्लास तरीके से। आगे देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर डेंसिटी इसकी 1 है साइनो, और ये नाइट्रोसोनियम इसकी भी 1 है, इसका नंबर कितना है 1, इसका नंबर कितना है 5, ऐड कर दो कितना आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर आएगा इसका 6। कितना आएगा दोस्त, कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, CN आएगा इसका 6। इनका बता दो NiCl4, डेंसिटी 1 इंटू 4, तो कोऑर्डिनेट नंबर आएगा इसका 4। इधर देखो ये लिखा ग्लाइसिनेटी माइनस, इसका मतलब था ग्लाइसिनेटो, और ये ग्लाइसिनेटो होता है डेंसिटी 2 होती है, 2 इंटू 2 कितना आएगा कोऑर्डिनेट नंबर, इसका कोऑर्डिनेट नंबर आएगा आपका 4। तो अपने सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दें, बहुत आसान तरीका है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। आपको लिगेंड कैसा दे रखा है वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, बाकी सारी बात आपकी इजीली हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। वो निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखो दोस्त, अगर आपने कभी 11th क्लास में रेडॉक्स के अंदर, आपने 11th क्लास के अंदर रेडॉक्स के अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा होगा, नहीं सीखा है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। ये आपकी मेटल है, ये जो ब्रैकेट जस्ट बिग ब्रैकेट के जस्ट इनसाइड जो लिखी हुई है, बड़े ब्रैकेट के जो जस्ट इनसाइड लिखी हुई सारी क्या आपकी, वो आपकी मेटल है, CMA सेंट्रल मेटल एटम, वो सारी आपके क्या दोस्त सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है CMA। आपको इसका निकालना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फिर कौन सी स्टेट के अंदर, ये +1 में +2 में +3 में, वो सारी बात आपको करनी है। तो किस तरीके से करोगे देखिए दोस्त, जिसका आपको फाइंड करना है उसको आप निकालना है, उसको आपको लिखना पड़ेगा X। बेसिकली पोटेशियम जो होता है कितना नंबर में दे रखा 4, और एक पोटेशियम +1 शो करता है, एक पोटेशियम कितना शो करता है +1 4 शो करता है। आपको पता होना चाहिए पोटेशियम +1 में होता है, कैल्शियम +2 में होता है, इस तरीके से आपको पोटेशियम 4 थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेशियम +1 में होता है, ठीक है भाई, प्लस लगा दो किसका, जिसका निकालना उसको लिख दिया अपना X + 6 लिख दिया, और साइनाइड पे चार्ज होता है -1, साइनो -1 चार्ज होता है, ध्यान रखना आप लोग, इक्वल टू आपको करना है 0। बस ये आपको प्रोसेस करना, वापस देख ले एक बार भाई, पोटेशियम 4 दे रखा मैंने 4 लिख दिया, एक पोटेशियम का चार्ज +1 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस X जिसका फाइंड करना उसको X लिख दिया, प्लस साइनाइड 6 दे रखा नंबर में, और एक साइनाइड का चार्ज होता है -1, तो 6 माइनस इंटू -1 इक्वल टू 0। इधर ये वाला उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में 6, और ये वाला जाएगा तो नेगेटिव का 4, X इक्वल टू आएगा आपका +2। ये आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के अंदर।
आई होप सारी कहानी क्लियर हो रही है एकदम टॉप क्लास तरीके से। अपन एग्जाम्पल और करते हैं, मैंने आपके एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि आपका सारा फंडा क्लियर हो जाए। देखो कैसे करेंगे, इसका अपने को फाइंड करना है, इसका आगे कोई भी आयन नहीं दे रखा है इसलिए ये कर दो डायरेक्ट एक्स प्लस 2। अच्छा मैंने आपको एमीन दे रखा है, मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर बात बताई थी एक कि ऑल एमीन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। जितने भी एमीन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होती है नेचर के अंदर, कोई चार्ज नहीं होता है ना। मैं से बोलता हूँ नॉर्मली क्लासेस के अंदर हर एक एमीन न्यूट्रल होता है। क्या लिखा दोस्त, हर एक एमीन, जैसे होता है ना हर एक दोस्त, उसी तरीके से हर एक एमीन न्यूट्रल होता है। अब आपको कोई भी एमीन दिख जाए, चाहे वो इथाइलिन डाइएमीन हो, नॉर्मल एमीन हो, कैसे भी एमीन हो, ठीक है, वो सारा एमीन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एमीन आते चार्ज न्यूट्रल हो जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। इसका चार्ज न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज बोल दो इसका, यस जीरो। प्लस 4 इंटू इसका चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0। अब आप बताओ भाई, देखो ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा +4, तो x इक्वल टू आएगा आपका +4। अगर आपकी x की वैल्यू प्लस के अंदर आ रही है आप 100% सही है, अगर नेगेटिव आ जाती है आपका कॉन्सेप्ट गलत है, आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आगे देखो, आपको इसका फाइंड करना है। दो लिख दो पहले, पोटेशियम, एक पोटेशियम +1 शो करता है, लिख दिया भाई +1, प्लस जिसका फाइंड करना है उसको मैंने x लिख दिया, यस ओके। 6 लिख दिया, क्लोरीन 6 दे रखा है, और 1 क्लोरीन जो -1 शो करता है इक्वल टू कर दूंगा 0। ठीक है, अगर मैं इसको 0 करूंगा, आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये आपका आएगा, देखो इधर जाएगा तो ये वाला, उधर तो +6 और ये -2, तो x इक्वल टू +4 आपका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला देखिए, इसका फाइंड करना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया x +2। ये देखो इथाइलिन डाइएमीन, एमीन, और एमीन का चार्ज क्या होता है दोस्त, आप बताओ एमीन का चार्ज क्या होता है, 0, न्यूट्रल, अभी बता दो न्यूट्रल, 0 चार्ज है। +2 इंटू क्लोरीन -1, और इसका भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हो उस तरफ उसका भी आपको लिखना है प्लस और -1। इसका चार्ज होता है ClO3 माइनस, इसका -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। जरूर से ध्यान रखें, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हो उसको प्लस के अंदर ऐड करना होता है, ब्रैकेट की इस तरफ भी कुछ लिखा उसको प्लस के अंदर ऐड करना होता है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हो चार्ज वाला, अगर वो चार्ज होता है ब्रैकेट के ऊपर तो कैसे डील करते हैं अभी अपन समझते हैं। इसका कितना आएगा भाई, देखो x इक्वल टू, तो आप समझो, देखो ये तो 0 हो गया, -2 और -1 उधर जाएगा तो माइनस यानी +3 हो जाएगा, तो +3 आ रहा है चार्ज के अंदर, x +3। ओके, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यानी कोबाल्ट +3 के अंदर है, ये अपने प्लेटिनम +4 के अंदर है, प्लेटिनम +4 के अंदर है, और Fe+2 के अंदर। इस तरीके से इसका आयन अपने निकाले हैं। ये Fe कौन से के अंदर देखते हैं, देखो कोऑर्डिनेट नंबर तो हो गया इसका 5, निकालो इसका x +5 इंटू कार्बोनिल, एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो x इस बार 0 स्टेट के अंदर है। कौन से स्टेट में, 0 स्टेट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, अगला देखिए कैसे निकालता है। तो 2 लिख दिया मैंने, एक सोडियम +1 शो करता है, ये सोडियम पोटेशियम उसे एक ही फैमिली का होता है, सोडियम +1 शो करता है, प्लस मैंने लिख दिया x प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर मैंने क्या लिख दिया है -1, साइनाइड चार्ज करता है -1, और ये NO लिखा हुआ इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, ये +1 चार्ज शो करता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये +1 चार्ज शो करता है, इक्वल टू क्या कर दूंगा 0। अब आप बताओ क्या कर, देखो तो प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 3 और ये माइनस का 5, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो ऐसे लिख दो एक बार, x इक्वल टू +5 और माइनस का क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू आ रहा है आपका +2, यानी इस बार भी Fe किसके अंदर है, Fe +2 के अंदर है। तो आपको सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए दोस्त, इस तरीके से सारा काम करना है। हर एक एमीन न्यूट्रल होता है और हर एक दोस्त कमीना होता है। आगे देखो, इसका फाइंड करना है निकिल का, तो x +4 और क्लोरीन का चार्ज होता है -1 इक्वल टू -2, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ब्रैकेट के इस साइड और इस साइड कुछ लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट ऐड करना है उसको, चाहे माइनस हो प्लस हो, ऐड करना है, फिर उस साइन के साथ में ऐड करना है। और अगर आपका कोई ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लगा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आपको उसको बराबर के उस तरफ रखना पड़ता है, ये आप जरूर से ध्यान रखें। कोई भी चार्ज जो होता है इस ब्रैकेट के ऊपर, वो आपको बराबर के उस साइड रखना होता है, जैसे भी मैंने कहा था इक्वल टू -2 रखा है मैंने। ठीक है दोस्त, अब बताओ कितना आएगा इसका, तो x इक्वल टू आता है इसका +2। ओके, अगला देखो एग्जांपल, ये लिखा है ग्लाइसिनेटो Gl/2 लिखा हुआ है, आप तो बताओ मुझे, इसका ऊपर चार्ज होता है -1, तो देखो x +2 इंटू ये -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा इसका +2, निकल किस में है, +2 के अंदर है। ये इस तरीके से अपन निकालना सीखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। सारी चीजें क्लियर है एकदम टॉप क्लास तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी चीजों को समझाया, एग्जांपल्स भी किए ताकि आपकी कहानी सारी इजी हो जाए।
अब अपन आगे बात करते हैं EAN रूल के बारे में, ये क्या कहता है। एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है EAN। क्या नाम है उसका? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर ये क्या होता है? बिल्कुल समझाता हूँ भाई, सारी चीजों को है ना, एकदम बिल्कुल थाम, धीरे धीरे रहोगे, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती है। देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका मतलब होता है एक सेंट्रल मेटल एटम, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी नेक्स्ट इनर गैस के इक्वल है। वापस सुनना, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन अपन फाइंड करेंगे, किस तरीके से, एक फॉर्मूला आता है इसका, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो जो नंबर आता है, वो नंबर अगर नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है, तो आपका EN रूल फॉलो होगा, वरना आपका EN रूल फॉलो नहीं होता। पहले मैं लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं सारी चीजों को। देखिए दोस्त, व्हेन टोटल, या फिर ऐसा बोल दो, व्हेन इफेक्टिव नंबर ऑफ CMA इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ next inert gas, then it follows EAN रूल। उसी को मैं बोलता हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है दोस्त, आसान है बिल्कुल। देखो ठीक है, तो किस तरीके से काम करना है, देखो भाई, अगर कोई भी CMA का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट जो भी नोबल गैस होती है, नोबल गैस कौन कौन सी थी बताता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा सारी। नेक्स्ट नोबल गैस या फिर नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के अगर इक्वल आता है वो नंबर इफेक्टिव वाला, तो आपका EN रूल फॉलो होगा, वरना आपका EN रूल फॉलो नहीं होता है। सारी बात अपन एग्जांपल से समझते हैं ताकि कहानी क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर सारी नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज, ये आपको याद ही होनी चाहिए। वो सभी को याद होने से देखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। यह था आपने 2 पे 10, 18, 36, 54, 86। ये आपके इनर्ट गैसेज है सारी। कौन से दोस्त? इनर्ट गैसेज है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए इनर्ट गैसेज। अब देखिए ये रूल क्या कहता है, रूल का एक फॉर्मूला होता है, ये रूल का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपका ये है कि Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है। इससे आपकी कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है तो EN रूल फॉलो होगा, और अगर ये वैल्यू नेक्स्ट इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है, EN रूल फॉलो नहीं होगा। बस ये कहानी है और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल लिखा था, देखो K4FeCN6 वाला, ये एग्जांपल लिखा देखना, K4FeCN6। एक और लिख देते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल सीखे हैं। आपको इनका निकालना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालता है, तो देखिए दोस्त, फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट और आपको निकालना कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी आपको मैंने सिखाया है जस्ट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले कोऑर्डिनेशन निकाल दो। कोऑर्डिनेशन कितना होगा इसका, इसका होगा कोऑर्डिनेशन 6। ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो देखो, तो प्लस का 4 माइनस का 6, उधर जाएगा तो प्लस का 2। आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा है तो मैंने अभी सारे एग्जांपल्स करवाए हैं, या फिर आपको खुद को निकाल, चलो एक बता देता हूँ यार तुम्हें। देखो तो यह 4 प्लस 1, फिर ये लिख देना x, फिर ये 6 और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 और ये माइनस का 4 तो आएगा प्लस का 2। इस तरीके से सारी बात बनती है। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला लगाओ, EN वाला लगाओ। Z कितना है, Fe का Z होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन कितना करना है आपको 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन में कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। सॉल्व करो इसको, कैसा आएगा, तो ये जो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है आपका 24 प्लस ये आपका आएगा 12, EAN आ रहा है आपका 36। क्या मुझे बताओ 36 को इनर्ट गैस आती है? यस, क्रिप्टॉन आता है 36 पे। इनर्ट गैस के इक्वल एटॉमिक नंबर आ रहा है इसका
EAN जो है ये EAN रूल को फॉलो करता है। ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये क्या करता है दोस्त, ये EAN रूल को फॉलो करेगा, ये फॉलो करता है रूल को। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। आपको इस फॉर्मूला वैल्यू रखनी है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। अगर आपका जो भी EAN आया है वो अगर नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो आपका फॉलो कर जाएगा, वरना फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल और देखिए अगला, देखो दोस्त, पहले तो निकाल दें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका कितना है, 6 है। ऑक्सीडेशन की बात करो तो वो भी आपका आएगा +4। इस बार देखो ये आपका आएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 2, तो प्लस का 6 और माइनस का 2 तो 4 आएगा इसको। ओके, अब सॉल्व करो इसको। तो EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कर लो यार सॉल्व। देखो Z कितना है, प्लेटिनम आता है 78 पे, प्लेटिनम कितने पाता है 78 पाता है, तो 78 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 6। EAN कितना आ रहा, ये आपका EAN आ रहा है 74 प्लस 12। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 86। क्या बताओ, कोई 86 कोई इनर्ट गैस है? यस, रेडॉन जो होता है वो 86 पे आता है। यस, इसका मतलब है ये EAN रूल को फॉलो करेगा, इट फॉलोज EAN रूल। अब बताओ यार, आसान है या नहीं है? हैं, एकदम शानदार तरीके से सारी क्लियर को आसान तरीके से, कोई हाईफाई नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे बता रहा हूँ वैसे सारी चीजों को समझते जाओ, आपका सारा काम टॉप नॉच तरीके से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये देखो इसको कैसे करते हैं। उसके लिए बहुत सिंपली वे में सारा कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकाले, OS और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी +2 और कोऑर्डिनेशन इसका होगा 4, बस ठीक है। EN का रूल लगाओ और आंसर पाओ। तो ये आपका होगा, निकल आता 28 पे, 28 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आपका आएगा 26 प्लस 8, ये आपका हो जाएगा 34। क्या 34 पे कोई इनर्ट गैस आती है? नहीं, कोई इनर्ट गैस नहीं है। ये EN रूल को फॉलो नहीं करेगा, इट डू नॉट फॉलो EN रूल, है ना भाई, ये EN रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल और कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6। ठीक है, आपको निकालना आता है, सारा काम आप इजीली कर सकते हो। देखिए आगे कैसे करते हैं। तो EAN इक्वल्स टू Z, इसका होता है 27, कोबाल्ट होता है 27 पे, माइनस ऑक्सीडेशन 3 है, प्लस 2 इंटू इसका हो जाएगा आपका 6, तो ये आपका आ जाएगा भाई 24 प्लस आपका आएगा 12, ये आएगा 36। तो ये EN रूल को फॉलो कर देगा। आसान क्लियर कट तरीके से, इस तरीके से आपको सॉल्व करना, ये सारी बात आपको डील करनी है। इसके लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। अपन इसके बाद एक और रूल आता है सिडविक रूल, वो सिडविक रूल, और उसके बाद अपन IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़कर IUPAC नोमेनक्लेचर करना अपन सीखते हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेगा भाई, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरा नोमेनक्लेचर आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।